चलिए, आज अपना है लेक्चर नंबर 10। बाकी लोगों ने, देवांशी, आदित्य, आप लोगों ने कैमरा क्यों नहीं ऑन किया? एक चीज में टाइम वेस्ट करते रहेंगे क्या हम? नेट नहीं आया करे तो घर मतलब आ जाए करो ऑफलाइन, ठीक है। दो तरीके के फॉर्मूलाज की बात करी थी हमने कंपाउंड के। एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला और दूसरा होता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, जैसे कि आपको एग्जांपल से समझाया था कि अगर एग्जांपल की बात करो आप, तो ग्लूकोज की बात कर लो तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका आता है C6H12O6। और ग्लूकोज के अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करें हम, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आता है CH2O। तो इन दोनों फॉर्मूला से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? अगर आप एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करो तो दोनों फॉर्मूला से आपको ये पता लगता है कि कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। जैसे ग्लूकोज की अगर बात करो तो ग्लूकोज के इस फॉर्मूला से भी पता लग रहा है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। इससे भी पता लग रहा है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपको पता लग रहा है कि वन मॉलिक्यूल में कार्बन के एटम्स का कितना नंबर है, हाइड्रोजन का कितना नंबर है और ऑक्सीजन का एग्जैक्ट कितना नंबर है, ठीक। लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला से एग्जैक्ट नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही है। आपको पता लग रहा है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स का नंबर है उनमें रेशियो कितना है। रेशियो पता लग रहा है आपको 6:12:6 का रेशियो जब आप बनाओगे, सिंप्लीफाई करोगे तो 1:2:1 का बन जाएगा। यानी इंपेरिकल फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है, केवल एलिमेंट के नंबर्स के रेशियो का इंफॉर्मेशन आपको बताएगा। एक तो रेशियो बता देगा, दूसरी चीज कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है ये बता देगा। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपको रेशियो नहीं, एग्जैक्ट नंबर पता लग जाता है, ठीक। अब आपको क्या करते हैं, क्वेश्चंस में आपको ये इंफॉर्मेशन दे देंगे कि कंपाउंड में सपोज कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज दे दिया जाएगा और आपको कैलकुलेट करना होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये चीज हम सीखेंगे। पहले आप नोट डाउन थोड़ा सा कर लीजिए कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या इंफॉर्मेशन देगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या इंफॉर्मेशन। हेडिंग डाल लीजिए एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्म। पहले पॉइंट में लिख लीजिए इट denotes or represent element present in कंपाउंड। उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है ये बताएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से भी यही हमें पता लगता है, इट रिप्रेजेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। एम्पेरिकल फॉर्मूला से आपको दूसरी चीज पता लगेगी, बाय दिस फॉर्मूला we know about ratio of numbers of different element in the molecule। जगह ही नहीं है। क्या बता देगा?
रेशियो बताएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स का इन अ मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताएगा? इट रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स of different element present in one molecule of compound. हाँ, कहाँ? we know about में दो यू लिखने की कोशिश क्यों करी है? बात समझ में आ गई है? लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर होगी, ग्रामेटिकल आप ठीक कर लेंगे। नोट हो गया? क्वेश्चन करना सिखाएं? आपको क्या निकालना है? कैलकुलेशन सीखनी है, कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। जल्दी लिखो, स्पीड बढ़ाओ। एक बार मैंने बताया था ना हमारे टीचर्स कैसे लिखवाते थे, चौक वाले वो नहीं लिखवाते थे, वो ऐसे रुकते नहीं थे बिल्कुल। चालू तो मतलब चालू, तब बंद होंगे क्लास ऑफ होगी, इसलिए उनका सिलेबस भी तेजी से खिंचता था। वो बोलते जा रहे हैं आप लिखते जाओ, आपको लिखना है लिखो, नहीं लिखना है नहीं लिखो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आप जितनी इंफॉर्मेशन है खटाखट खटाखट शॉर्ट में हम लोग लिखते थे, लैंग्वेज कभी नहीं लिखते थे। आप लोग ऐसे लैंग्वेज लिखते हो ना, जो लैंग्वेज लिखते हैं बोर्ड पे टीचर्स, वो लैंग्वेज बिल्कुल नहीं, शॉर्ट में। क्योंकि लैंग्वेज लिखेंगे तो वो तो दो सेंटेंस बोलेंगे तब तक हमें एक ही लिख पाएंगे, और फिर उसके बाद घर जाके बुक्स के थ्रू क्या करते थे? हाँ, नोट्स बनाते थे। वो तो शॉर्ट नोट हो जाता था, एक शॉर्ट नोट काइंड ऑफ। अगर कुछ छूट उठ गया तो अगल बगल वाले से पूछ के लिख लिया। बाकी कोशिश ये रहती थी कि जितने पॉइंट्स हो बोल रहे हैं फटाफट से हम लोग नोट। कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला सीख रहे हैं हम लोग। एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर आपको बनाना सीखना है तो सबसे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन केवल दी जाएगी कि एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, आपको ये बताया गया कि कंपाउंड में कार्बन है और हाइड्रोजन है। ठीक, ये इंफॉर्मेशन दे दी गई, तो आप पहले कॉलम में लिख लोगे कि कौन से एलिमेंट हैं। इसके लिए एक चार्ट बनाना पड़ता है, उसके हिसाब से हम निकालते हैं। एलिमेंट लिख लिया पहले कॉलम में, फिर जो एलिमेंट है उनकी परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होगा, परसेंटेज लिख लीजिए। मान लीजिए ये x% है और ये दिया हुआ y%। नंबर मैंने नहीं लिखा है अभी, आपको केवल सिखा रही हूँ। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आप लिख लीजिए एटॉमिक मास। उस एलिमेंट का क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास। जैसे यहाँ पे कार्बन है तो 12 यूनिट होगा, हाइड्रोजन है तो 1 यूनिट। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हम क्या करेंगे? परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास करेंगे। जो आपका परसेंटेज दिया हुआ है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो यहाँ पे x% दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 12 कर दिया। यहाँ पे y% दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 1 कर दिया। ठीक, अब आप डिवाइड करोगे तो एक एक नंबर मिलेगा,
मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर ए आता है, यहाँ पे कोई नंबर, यहाँ पे तो वाई ही आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर क्या आ गया, वाई आ गया, ये ए आ गया यहाँ पे आंसर आपका। अब ये जो दो आपके आंसर आएंगे, इन दो आंसर्स में से आप देखोगे कि कौन सा स्मॉल है। आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, स्मॉलर को सेलेक्ट करना है। मान लीजिए ए छोटा है और वाई बड़ा है, जो छोटा है उससे डिवाइड करेंगे दोनों में। ए छोटा है तो ए से डिवाइड कर दीजिए ए में, और वाई में भी किससे डिवाइड करेंगे, ए में। तो फिर से आपको दो नंबर मिल जाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको एक नंबर मिला z और एक नंबर मिला p। ठीक है, ये सारे नंबर हैं। x भी आपका नंबर में मिलेगा आपको, y भी आपका क्या है, नंबर है, z भी नंबर है, a भी क्या है, नंबर है। यहाँ पे हमने वैल्यू नहीं ली, अभी वैल्यू लेके भी करके दिखा दी। तो आपको यहाँ पे डिवीजन में क्या मिल गया, एक नंबर z मिला और एक नंबर p मिला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखने के लिए आप क्या करोगे, कंपाउंड किससे बना हुआ, C और H से। C के डिनोमिनेटर में यहाँ पे आप Z लिख दोगे और यहाँ पे P लिख दोगे, ये बन जाएगा आपका एम्पेरिकल। ये पैटर्न नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल करा। हो गया। पहले x% y% था, फिर आपने एटॉमिक वेट लिखा, फिर एटॉमिक वेट से डिवाइड किया, दो नंबर आए आपके आंसर में। उन दोनों नंबर्स में से देखा कौन सा नंबर छोटा है, फिर छोटे नंबर से दोनों में डिवाइड कर दिया, फिर आपको दो नंबर मिल जाएंगे दो कॉलम में, और उन दोनों नंबर को एलिमेंट के नीचे की तरफ लिख दिया, तो आपका बन गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन कर ले एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड having 92.3% carbon and calculate empirical formula। अब देखो इसमें क्या बोला है, कार्बन क्या है, 92.3% है। ठीक है, अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से तो बना ही हुआ होगा डेफिनेटली। अगर और कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होगी। अगर ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, कोई और एटम प्रेजेंट है तो उनके परसेंटेज आपको गिवन होंगे। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में बस आपको लिख दिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन कितना है, कार्बन का परसेंटेज दे रखा है।
इसका मतलब 92.3% कार्बन है, तो बाकी जो 100 में से बचा हुआ होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकाल लेंगे, 100 माइनस 92.3, तो कितना आ जाएगा ये परसेंटेज, 7.7%। ठीक है, अब मेथड वही रखना है आपको। सबसे पहले कॉलम बनाना है, पहले कॉलम में क्या लिखना है, एलिमेंट लिखने हैं कार्बन हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन में दूसरे उसमें परसेंटेज लिखने हैं। कार्बन का कितना है 92.3 और इसका कितना था 7.7। तीसरे कॉलम में क्या लिखने हैं, एटॉमिक मास, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का कितना लेंगे, किसी किसी बुक में 1.008 एग्जैक्ट वाला भी लेते हैं और आप 1 भी लोगे तो भी काम चल जाएगा, एग्जैक्ट वाला 1.008 होगा। 1 ले लिया एटॉमिक मास। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 92.3 डिवाइडेड बाई 12 कर दें और यहाँ पे 7.7 डिवाइडेड बाई 1 कर दें, तो यहाँ तो 7.7 आ जाएगा और 92.3 में 12 से डिवाइड करेंगे, मेरे पास आंसर है तो मैं लिख देती हूँ 7.69 आए। अगर दोनों नंबर में देखो तो दोनों नंबर में छोटा कौन सा है, 7, वैसे तो अप्रॉक्स इक्वल है, 7.69 छोटा दिखाई दे रहा है आपको, 7.7 क्या है, बड़ा है। ये चीज हमको मिल गई, तो अब क्या करें, छोटे वाले से डिवाइड कर देते हैं। हाँ 7 ले सकते हैं। जहां पे बिल्कुल ऐसा अप्रोक्सीमेशन मिलेगा उसको बाद में हम काटेंगे भी, मतलब इक्वल मान लेंगे। 7.69 को हम 7.7 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड किया तो 1 आ गया और यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, 1 मान लेंगे, इतना अप्रोक्सीमेशन। अब आंसर क्या हो जाएगा, सी लिखा, एच लिखा, दोनों जो नंबर लास्ट में आपको मिले। फॉर्मूला में 1 लिखते नहीं है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, ठीक है। C2H2 को बोलते हैं एसिटाइलिन, ये नहीं कह सकते, ये तो एम्पेरिकल फॉर्मूला है केवल। एम्पेरिकल फॉर्मूला से आप कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते ना, आप बस ये बता सकते हो कि कंपाउंड में एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन और हाइड्रोजन है, और किस रेशियो में। क्योंकि CH से आप C2H2 भी बना सकते हो, CH से आप C3H6 भी बना सकते, C3H3 भी बना सकते हो, CH से आप C6H6 भी बना सकते हो। हाँ दूसरा हाइड्रोजन ही, ऑर्गेनिक में कार्बन हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे, अगर कोई और एलिमेंट होगा तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ठीक, तो ये हमने सीख लिया, क्या निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना। अब दूसरा स्टेप होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। क्या निकालना होता है हमको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर, ठीक। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आपको परसेंटेज देने के साथ साथ एक इंफॉर्मेशन और देंगे, या तो कंपाउंड का मोलर मास दे देंगे, या मॉलिक्यूलर मास दे देंगे, या वेपर डेंसिटी दे देंगे। कंपाउंड की क्या देंगे, या तो मोलर मास या वेपर डेंसिटी दे दे, या आपका दे दें मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो क्या क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, क्या क्या गिवन होगा, पहले लिख लीजिए। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट देंगे,
फिर दूसरी इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं, या तो आपको दे दें कंपाउंड की वेपर डेंसिटी, या आपको कंपाउंड की दे दें मॉलिक्यूलर मास, या कंपाउंड का आपको दे दें मोलर मास। क्या क्या दे सकते हैं? वेपर डेंसिटी दे सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी दे सकते हैं, मोलर मास। तीनों में से एक इंफॉर्मेशन आपको देंगे परसेंटेज के साथ साथ। ठीक है, अब देखो करना क्या है, अपने को स्टेप क्या है। सबसे पहले परसेंटेज के थ्रू हम लोग क्या निकालेंगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला। मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला पहले निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के। तो पहला स्टेप क्या है कि आप निकाल लीजिए एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लीजिए, फर्स्ट स्टेप ये। फिर सेकेंड स्टेप में आप क्या करिए, अगर आपको वेपर डेंसिटी गिवन है, क्या गिवन है? वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी में जब हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का। क्या आ जाता है हमारे पास? मॉलिक्यूलर मास। मतलब आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है कंपाउंड का। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है, या आपको वेपर डेंसिटी भी गिवन हो सकती है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक, ये आपका सेकेंड स्टेप था, नोट हो गया। तो थर्ड स्टेप बता दे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है जो आपने निकाला है उसका मास कैलकुलेट कर लीजिए। मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय एन कर दीजिए। ये इक्वल टू हो जाता है मॉलिक्यूलर मास के। ये इक्वल टू किसके हो जाता है? मॉलिक्यूलर मास के। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास कैलकुलेट करना है, एक नंबर n लेना है और उसको इक्वल करना है किसके? मॉलिक्यूलर मास के। एम्पेरिकल फॉर्मूला हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। हाँ, फिर n निकालेंगे। यहां से हम क्या करने वाले हैं? n निकालने। अभी इसी क्वेश्चन को करके भी बताएंगे तो आपको बात समझ में। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला रख दिया, यहां से हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली n की। n की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अब आपको क्या करना है? अब आपको लिखना है फोर्थ स्टेप में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख दीजिए और उसके नीचे ये जो नंबर n है इसका मल्टीप्लाई करना है। n का मल्टीप्लाई किस में होगा? जो भी एलिमेंट गिवन होंगे उसमें n का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्टेप लिखे हुए स्टेप लिख लीजिए, फिर इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए सिखा देते हैं। नोट हो गया?
क्वेश्चन कौन सा है? प्रीवियस। कार्बन का परसेंटेज कितना था? 92.3। हाइड्रोजन कितना आया था? 7.7। एम्पेरिकल फॉर्मूला हम कितना निकाल चुके थे? CH। ये इंफॉर्मेशन पिछले क्वेश्चन की थी, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। अब क्वेश्चन में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है? वेपर डेंसिटी दिया हुआ है। वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज गिवन टू यू 39। वेपर डेंसिटी कितनी दी हुई है? 13। तो अब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए क्या क्या स्टेप करने थे? स्टेप 1 में क्या करना है? आपको वेपर डेंसिटी से क्या बनाना है? मॉलिक्यूलर मास बनाना है। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला था हमने? मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। 2 इंटू 39 यानी मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 78। यहां तक बात क्लियर है? वेपर डेंसिटी से आपने क्या निकाल लिया? मॉलिक्यूलर मास। स्टेप 2 में क्या करें? स्टेप 2 में आप एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल लीजिए। मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था? CH, यही तो आया था। तो इसका मास कितना आ जाएगा? 12 प्लस 1 कितना आ गया? 13 यूनिट आ गया। क्लियर है बात यहां तक की? ठीक, 13 यूनिट आ गया। अब क्या करना है आपको? अब स्टेप 3 में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल टू क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास हमने कितना निकाला था? 78। n की वैल्यू निकालने वाले हैं यहाँ से। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना आ गया था? 30। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 78/13, 6 आ गई। यहां तक बात क्लियर है? स्टेप 3 तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। पहले क्या किया? वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 2 करके मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। दूसरे स्टेप में एम्पेरिकल फॉर्मूला जो हमने कैलकुलेट किया था उसका मास कैलकुलेट कर लिया। फिर तीसरे स्टेप में एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल टू कर दिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास भी पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो n की वैल्यू आ गई 6। अब ये n की जब वैल्यू आ जाएगी तो अब सीधे सीधे आपने क्या लिखना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखिए और नीचे n का मल्टीप्लाई कीजिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे n का, तो ये जो बन जाएगा वो बन जाएगा C6H। जितने एलिमेंट है सब में नीचे ये नंबर आ जाएगा। क्या बन गया? C6H। कोई दिक्कत है मिथांश? कुछ कहना चाहते हैं आप? गर्मी लग रही है, कुछ प्रॉब्लम है? वहां का फैन चला लीजिए। यहीं से चलता है शायद। हाँ, वहां से खींचना होता होगा आई थिंक। साक्षी फैन को ऐसे देख रही क्या बात है साक्षी? गर्मी लग रही थी क्या? जब किसी चीज की तमन्ना और वो मिल जाए, हम साक्षी ऐसे देखते थे कांस्टेंट। अब सबको आ गया? तो अब एक सवाल करके आप बताएंगे। कैलकुलेशन मैं कर दूंगी, कैलकुलेशन टफ होगी, बाकी इन सवालों में दम नहीं है, कैलकुलेशन आ जाती है तगड़ी वाली। चलो, नोट हो गए स्टेप सबके? तो एक सवाल करके बता दो।
तो हमें भी पता चल जाए कि आपको निकालना आ गया। चलिए, अच्छा एक चीज और ध्यान रख लीजिए, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते वक्त रेशियो जा करके आता है 1.5, 2.5, है ना, 1.2, इस तरीके से। तो क्या करते हैं, जब सारे रेशियो इसी में आ गए, डेसिमल में आने लगे, तो फिर किसी नंबर से जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें 1.5 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बन जाएगा, यानी होल नंबर काइंड ऑफ आपको बनाना पड़ेगा। 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, 2.4 बन जाएगा। इस तरीके से 1.1 है, उससे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.2 बन जाएगा। जो छोटे नंबर होंगे, जैसे 2.2 है तो उसको 2 ले लेंगे, ठीक है। जो आपके 5 के अराउंड जाएंगे तो उसको 3 ले सकते हैं अपन। इस तरीके से थोड़ा सा इसमें आपको अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ। ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, किससे बना है, कार्बन हाइड्रोजन की इंफॉर्मेशन दे रखी है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ बोल रहे हैं, CHNO से बना हुआ। कार्बन है 49.3%, हाइड्रोजन है आपका 6.84%, और ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया है, तो निकाल सकते हैं अपन, 2 को ऐड करके 100 में से माइनस कर देंगे। ये बता दिया है कि ऑक्सीजन है पर परसेंटेज नहीं दे रखा। वेपर डेंसिटी दी हुई है 73, कंपाउंड की वेपर डेंसिटी क्या दे रखी है, 73। आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, फिर निकालो, सोच क्यों रहे हो आप लोग। इलेवेंथ में तो सॉल्व करना पड़ेगा, जेई में क्या करेंगे, ऑप्शंस दिए होंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। अगर कैलकुलेशन भारी पड़ रही है तो ऑप्शन से क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे किसमें कितना परसेंटेज है, परसेंटेज कैलकुलेट करके। अभी सिखा देंगे ऑप्शन से भी, है ना। एक बार करने की कोशिश करो। डिवीजन जो बोलोगे मैं कर दूंगी जल्दी जल्दी। ऑक्सीजन कितना आ गया, ये 49 है, 49 प्लस 6 कितना हो गया, 55। तो 55 और पॉइंट 1.14 होगा, तो 56 पॉइंट कुछ होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, 2-3 मिनट तो लगेंगे करने में। फेयर में करो, क्या कर रहे हो तुम रफ कॉपी में, इधर उधर काटा पिटी, अच्छे से करो, करो ढंग से, चाहो अच्छे तरीके से। शॉर्टकट में जाना है अच्छी बात होती है, लेकिन जब प्रोसेस सीख रहे हो तब शॉर्टकट में मत जाइए। जब उसी टाइप के 5 सवाल कर लीजिए तो छठे सवाल को शॉर्टकट से करिए, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा ना, फिर शॉर्टकट से करो। आपको तो जेई में शॉर्ट से ही करना है, जितना शॉर्ट से शॉर्ट मेथड हो। आप क्यों नहीं कर रहे समृद्धि, करिए। कैलकुलेशन करने में क्या जा रहा है आपको,
बोल दो, मैं कैलकुलेट कर दूं जल्दी जल्दी। डेटा बोल दो, किसी को चाहिए तो मैं जल्दी से कैलकुलेट कर दूं। कर रहे हैं? कोई हेल्प चाहिए तो बोल दो, मैं खटाखट कर देती हूँ। खुद नहीं करूंगी, इससे करूंगी। क्या आंसर है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लिया? C6। C6 नहीं आ रहा है, आ रहा है। हाँ, C6H10O4। C6H10O4। हाँ, बोलो बोलो। हम्म। कार्बन 49.3 था, उसको 12 से डिवाइड किया। 2.74 कहाँ आ गया? हाँ, ऑक्सीजन का आ रहा है। 2.74 के साथ ही करो ना। मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन लिखती हूँ, आप लोग देखिए। जिसका कैसा आ रहा है वो अपना अपना चेक करेंगे, है ना। एलिमेंट कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। परसेंटेज बोलिए। 6 पॉइंट और 43.86। यहाँ पे डिवाइड करेंगे पहले। एटॉमिक वेट लिख दिया। 12, 1 और 60। अब डिवाइड कर लें। हाँ, एम्फोटेरिक नहीं, एम्पेरिकल फॉर्म है। ठीक है। यहाँ पे जो डेटा आ रहा है, यहाँ पे क्या आया था? 2.74। ऑक्सीजन वाले में 2.74 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 6.84। और सबसे ऊपर वाले में जो डेटा आ रहा है 4.1। ठीक है। फिर उसके बाद 2.74 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कर दिया। नीचे वाले में तो 1 ही आ गया, नीचे वाले में 1 आ गया। हाइड्रोजन में आ रहा है 2.5 और ऊपर वाले में आ रहा है अप्रॉक्स 1.5। यहाँ पे अप्रॉक्स 1.5 ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं 2.5। अब दोनों में डेसिमल में आ गया। हाँ, O4 आ रहा है 5 का। अब इसको, ये डेसिमल में आ गए दो, तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये नंबर आ गए डेसिमल में, तो अब क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 3 आ गया। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 बन गया। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या पूरे में करेंगे, है ना। ये नहीं कि जिसमें जो डेसिमल में उसी में कर दिया, बाकी वाले को छोड़ दिया, पूरे में कर दिया। तो C3H5O2 ये बन गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया अपना? C3H5O2।
आपको पूछा क्या गया है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेते हैं, n निकाल के। बोलो भैया। हाँ तो निकालना है ना मॉलिक्यूलर, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला पहले निकालना पड़ेगा, सीधे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ी निकाल लोगे। अब क्या करें? अब एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास ले लीजिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास कैलकुलेट कीजिए इनटू n, मॉलिक्यूलर मास ले लीजिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास क्या हो जाएगा? कार्बन कितने थे? 3, H5O2 था ना। मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा? वेपर डेंसिटी कितनी दे रखी है? 73, तो 73 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगी। इसको निकाल लो। ये कितना आ रहा है n? ये 36 प्लस 5 37, 37 प्लस 32 कितना आ जाएगा? बोलो जल्दी से। 173 आ रहा है। फिक्स सही है, मैंने नहीं जोड़ा है। n की वैल्यू 2 आ गई। क्या हो गया? अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था? C3H5O2 था ना। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया? C6H10O। ठीक है, क्योंकि वो तो रेशियो पता चला ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला ही तो पता लगा। अब यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं। हाँ, ये निकाला नहीं है दाता प्रभु। क्लियर है? इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। अगर अपने को इतना कैलकुलेशन माथाफोड़ी नहीं करनी है तो क्या कर सकते हैं? ऑप्शन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन ना दिए हो जिसमें कि मॉलिक्यूलर मास 73 मल्टीप्लाइड बाई 2 वाले 2-3 हो। क्योंकि आपको पता लग गया मॉलिक्यूलर मास कितना है, 73 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया मॉलिक्यूलर मास? 146। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन के हिसाब से चेक करना सीखते हैं। देखो, अगर हमारा मन ना हो कि हम इतना कैलकुलेट करें तो हम ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है C3H5O2, दूसरा दे रखा है C4H10O2, तीसरा ऑप्शन है C6H10O2, चौथा ऑप्शन दे रखा है C3H10O2। ठीक है, अब आपका मोलर मास कितना ना, मॉलिक्यूलर मास कितना होना चाहिए? 146। तो कैलकुलेट करके देखते हैं कि सबके कहीं 146 ही तो नहीं आ रहे हैं। सबके आ रहे होंगे तो नहीं हो पाएगा। C3H5O2, कार्बन कितने हो गए? क्या सारे ही गलत ले लिए? तभी तो सही होगा, सही बात है। अब निकाल लो यहां से कितना हो गया, निकालो जल्दी से। 73
इसका निकालो। यहाँ पे डिफरेंस क्या किया हमने, 48 प्लस 10 प्लस 32, कितना आ गया, निकालो जल्दी से। 72 प्लस 10 प्लस 64, ये कितना आ गया, हाँ 90 146, और ये कितना आएगा 46। तो इससे जल्दी निकल गया अपना, क्योंकि वेपर डेंसिटी मालूम थी 73, तो मालूम है कि 146 होना चाहिए मोलर मास, तो मोलर मास वाले से हमने फटाफट चेक कर लिया। ठीक है, दोनों सेम आ गए तो निकालना पड़ेगा, लेकिन निकालने के पहले इतना जोड़ तो सकते हैं ना, फटाफट से जोड़ लीजिए, देख लीजिए। अलग अलग दिए हैं तो अपनी बात उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन 11th में आएगा तो ऐसे नहीं जोड़ के दिखा देंगे, सब्जेक्टिव अगर आ गया तो तब आपका ऑप्शन होगा नहीं। 11th में भी ऑप्शनल में आ गया तो ऐसे कर सकते हैं, अब क्यों कैलकुलेट करेंगे इतना। अब एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस इस टाइप के दिए होंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले, वो कर लेंगे आप, यस और नो बोलिए जल्दी से। चलिए एक छोटू सा और टॉपिक है वो कर लीजिए, प्रीसीजन एंड एक्यूरेसी। आप चले जाओ, क्या नाम है, प्रीसीजन एंड एक्यूरेसी। एक्सपेरिमेंट जब करते हैं हम लोग फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या मैथ्स में, जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो एक्सपेरिमेंट में डेटा कलेक्शन होता है, डाटा कलेक्ट किए जाते हैं और उसमें रीडिंग्स ली जाती हैं। ठीक है, तो रीडिंग्स में एक्यूरेसी कितनी है, कौन सा ऐसा रीडिंग है जिसको आप प्रिसाइज बोलोगे, कौन सा ऐसा है जिसको आप एक्यूरेट बोलोगे। ठीक है, तो ये किस बेसिस पे करा जाता है, जैसे मान लो कि मान लीजिए कि ये कौन है, समृद्धि, ये कोई एक्सपेरिमेंट कर रही है। ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है, रिजल्ट को हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कौन बताता है, टीचर बताता है कि ये वैल्यू आनी चाहिए, है ना। मान लो रिजल्ट है 18.00, ठीक, और समृद्धि ने एक्सपेरिमेंट किया और 3 रीडिंग निकाली। एक रीडिंग निकाली इन्होंने 18.00, एक रीडिंग निकाली 18.01, एक रीडिंग निकाली 18.02। ठीक, इसी एक्सपेरिमेंट को अब कौन कर रहा है, साक्षी कर रही है। ठीक है, अब साक्षी ने किया इसी एक्सपेरिमेंट को, तो साक्षी ने कैसा आंसर निकाला, साक्षी ने आंसर निकाला मान लीजिए 19.02, 18.03, 18.07 या 8, इस तरीके से आंसर निकालो। ठीक, आप किसको करवा दें एक्सपेरिमेंट, एक कोई बच्ची है पीहू, पीहू ने किया एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पीहू ने एक्सपेरिमेंट करा, पीहू ने मान लो डेटा निकाले, ठीक, अब क्या करेंगे, आप देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे डेटा हैं, कौन कौन किसने ऐसे रिजल्ट निकाले हैं जिनके रिजल्ट बहुत क्लोज है। जैसे इन्होंने रिजल्ट जो निकाला 18, 18.01, 18.02, तो इनकी तीनों रीडिंग काफी क्लोज है। अगर साक्षी की रीडिंग देखो तो 19.02, 18.03, 18.08, काफी दूर दूर हो गई रीडिंग।
अगर ये बच्ची पीहू है, इसने निकाला है, तो इसकी भी रीडिंग देखो 17.02, 17.01, 17.00। तो अगर रीडिंग बहुत क्लोज आती है, रीडिंग बहुत क्लोज होती है, तो हम बोलते हैं कि जो उसने एक्सपेरिमेंट किया है उसका रिजल्ट प्रीसाइज है। ठीक है, पास है रीडिंग बहुत। अगर उसकी रीडिंग, उसके जो आंसर हैं, अगर उसका आप एवरेज निकाल दीजिए, 3 वैल्यूज हैं तो तीनों को जोड़ करके एवरेज निकाल लो अगर, और वो एवरेज अगर ट्रू वैल्यू आता है या ट्रू वैल्यू के बिल्कुल पास आता है, तो आप बोलोगे कि उसने जो रिजल्ट कैलकुलेट किया वो क्या है, एक्यूरेट है, एक्यूरेसी है उसमें। ठीक, अगर कोई रिजल्ट ऐसा होता है जिसमें वो एक्यूरेट के ट्रू वैल्यू के पास भी नहीं है, और उनमें खुद में भी डिफरेंस है बहुत ज्यादा, मतलब डेटा जो एक डेटा दूसरा डेटा तीसरी रीडिंग जो उसने ली है वो रीडिंग में भी बहुत डिफरेंस है और ट्रू वैल्यू से भी बहुत दूर है, तो ना तो वो प्रिसाइज होगा और ना ही वो एक्यूरेट होगा। तो एक्यूरेसी के लिए क्या चाहिए आपका, कि जो एवरेज आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, आपका ट्रू वैल्यू के पास आना चाहिए, या कई बार वो ट्रू वैल्यू ही आ जाता है। और प्रीसाइज होने के लिए क्या कंडीशन है, एक्यूरेट होना जरूरी नहीं है। एक्यूरेट और प्रीसाइज दोनों हो सकता है, बट अगर केवल प्रीसाइज करना है तो प्रीसाइज का मतलब होता है कि वो डेटा क्या होंगे, क्लोजनेस ऑफ डेटा बोला जाता है प्रीसीजन। ठीक है, और क्लोजनेस रिजल्ट क्लोज टू एक्यूरेट वैल्यू या ट्रू वैल्यू, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, हाँ, तो अगर हम बोले तो प्रिसाइज तो इन्होंने भी किया है, और ये क्या है, ये आपका एक्यूरेट भी हो जाएंगे, एक्यूरेसी में भी आ जाएंगे, क्योंकि 18 के आसपास आएगा एवरेज। इनको अगर देखें तो ये ना तो प्रीसाइज है और ना ही एक्यूरेट है। और ये वाला डेटा अगर देखो तो ये वाला प्रीसाइज तो है, एक्यूरेसी तो नहीं आएगी। ठीक है, तो हेडिंग प्रिसीजन एक्यूरेसी डाल करके लिख लीजिए। हाँ, नहीं, एक लाइन बस लिख लो, एक लाइन लिख लो, क्लोजनेस ऑफ readings in the experiment, closeness of readings in the experiment is called precision. Closeness of readings in the experiment closeness of readings in experiment is called precision. और एक्यूरेसी लिख लीजिए, एक्यूरेसी को क्या लिखेंगे, डेटा या एवरेज, इफ एवरेज वैल्यू of readings is close to true value or exact true value, then it is accurate. Then it is accurate. ठीक है, नीचे वाला एग्जाम्पल लिख लो, प्रीवियस पेज वाला। नाम आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। 3 students done a experiment and readings are these results नीचे लिख लो। 11th में क्वेश्चन आ सकता है, जेई मेंस में भी दे सकते हैं।
क्योंकि जेई मेंस में चैप्टर 1 से मोल कॉन्सेप्ट तो दे ही रहे हैं आजकल, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें उठा करके बिना मतलब की दे रहे हैं, तो वो इजी क्वेश्चन बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कई बार हम छोड़ देते ये कौन पूछेगा, लड्डू क्वेश्चन। अभी आपका जो जेई मेंस का पेपर आएगा वो ज्यादातर जो नई एनसीईआरटी आई है उस पर फोकस्ड आएगा, पर एडवांस के लिए आपके पास पुरानी एनसीईआरटी भी होनी चाहिए, नए वाले में ना। हाँ, तो अभी वैसी इंफॉर्मेशन तो नहीं आई है, लेकिन जहां तक ऐसा होगा कि मेंस तो मेंस और नीट तो शायद नई वाली एनसीईआरटी को फॉलो करें। हम्म हम्म हाँ, यहाँ तो सब जी के ही है। ठीक है, समझ में आ रहा है, समक्ष नाम है ना आपका, सक्षम। ओहो, समक्ष कौन था, एक बच्चा समक्ष भी था, 12th में था शायद। समक्ष की बात हो रही, समझने की बात नहीं हो रही है। हो गया प्रिसीजन एक्यूरेसी। एक छोटा सा टॉपिक और कर लें, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। अब ऐसे ही है एकदम। हाँ, ये आप समझ लो, लिखना इंट्रोडक्शन हो जाए नेक्स्ट टाइम पे। हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ा दें, इंटरेस्टिंग मोल कॉन्सेप्ट ही था, वो खत्म हो गया। आपको परसेंटेज निकालना सिखा दिया कंपाउंड में, फॉर्मूला गिवन हो तो। यूनिट डायमेंशन भी इसमें दे रखा है, फिजिक्स में पढ़ लिया आपने यूनिट डायमेंशन। आप लोग एक बार वो देख लेना अपना, फिजिक्स में कर लेना, फिर देख लेना कि केमिस्ट्री में जरूरत है तो कराएंगे, नहीं जरूरत हो सेम चीज हो तो फिर नहीं कराएंगे। हाँ, नहीं नहीं चाहो तो घर पे लिख लेना, तो कोई बात नहीं, पीडीएफ से। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन केवल एक लॉ करा के छोड़ देते हैं आपको। फर्स्ट लॉ की अगर बात करें तो सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्या कहता है ये लॉ, कि भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, कोई भी केमिकल चेंज होगा, उसमें मास ना तो क्रिएट करोगे और ना ही डिस्ट्रॉय होगा, ना तो क्रिएट किया जाता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, तो मास in reaction and cannot destroyed in a chemical reaction। सस्ता सुंदर टिकाऊ एग्जाम्पल क्या आ सकता है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, किसी भी रिएक्शन में। हम अरे हम अच्छा सा लेंगे ना, ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये अच्छा थोड़ी है, क्या कर दूं, अरे ये तो हमने बुक की लैंग्वेज तो लिखी नहीं, हमने तो ऐसे लिख दिया, एग्जाम्पल अच्छा सा ले लेते ना। NaHCO3 नोट हो गया, जो नोट कर रहा था।
NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये रिएक्शन कर रहा है एसिटिक एसिड से। किससे रिएक्शन कर रहा है? एसिटिक एसिड से। ये बेसिक नेचर का है, एसिड से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। सही रिएक्शन लिखा है, देखिए ध्यान से। इसमें CO2 और वाटर बनेगा। CO2 भी नहीं, CO2 भी नहीं, एक प्रोडक्ट इसमें CO2, ठीक है। देख पा रहे हैं? रिएक्शन बैलेंस है, ध्यान से देख लो। CH3COO NaH2O और CO2 बैलेंस है, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो धनाधन, इक्वेशन लिख ली, क्वेश्चन लिख लो फटाफट। 6.3 ग्राम ऑफ NaHCO3, 6.3 gram of NaHCO3 are added to 15 gram of acetic acid. 15 gram of acetic acid. Residue is found to 18 gram in weight. Residue is found to 18 gram in weight. What is mass of CO2 released in the reaction? किसी भी रिएक्शन में देखिए रेजिड्यू वो होता है जो नीचे बच जाए, गैस बाहर निकल गई और गैस के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रेजिड्यू। तो अगर इस रिएक्शन में देखें तो रेजिड्यू में आएंगे ये दोनों। तो आपको क्वेश्चन में रेजिड्यू का मास दे रखा है 18 ग्राम, NaCO3 दे रखा है 6.3 ग्राम, एसिटिक एसिड दे रखा है 15 ग्राम, तो CO2 का मास पूछा हुआ है, तो निकाल लेंगे। टोटल रिएक्टेंट मास इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट मास। आंसर आ जाएगा 3.3 ग्राम। इससे इजी कोई क्वेश्चन हो सकता था? आएगा भी नहीं, ठीक है। चलिए आज के आनंद की जय हो। हाँ, बाय।